नमस्कार मित्रों। पिछले दिनों आपको मालूम ही होगा, जैसा कि सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में छाया हुआ है, कि भ्रामक दावों का एक प्रकरण सुर्खियां बटोरे हुए है। और उस भ्रामक दावों के प्रकरण के चलते आयुर्वेद भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाया हुआ है। लोगों के बीच वाद विवाद हो रहे हैं। आयुर्वेद के समर्थक और आयुर्वेद के विरोधी दोनों अपने अपने पक्षों में तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। आयुर्वेद के समर्थक ने कहा कि विकिपीडिया में एलोपैथी को स्यूडो साइंस बताया गया है, परंतु एलोपैथी के समर्थक ढूंढ के ले आए कि यह गलत जानकारी है, बल्कि उल्टा है। विकिपीडिया के पेज पर तो आयुर्वेद को स्यूडो साइंस बताया गया है। तो यह बहुत ही एक रोचक इस समय वाद विवाद हो गया है एवं एक आम जो जनमानस है वह यह जानना चाहता है कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या आयुर्वेद विज्ञान है या यह स्यूडो साइंस है? क्या यह प्राचीन भारतीय ज्ञान आज आधुनिक चिकित्सा पद्धति से मुकाबला कर सकता है? क्या हमें आयुर्वेद को उसी तरह की प्रतिष्ठा वापस दिलानी चाहिए जो प्राचीन भारतीय समय में थी, जो आज धीरे धीरे कम होती जा रही है, या हमें आयुर्वेद को उसी तरह की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए? तो आइए आज हम इन सब विषयों पर बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियों के वैज्ञानिक स्वरूप को सामने लाने के लिए प्रयासरत हूं और इस संबंध में जानकारियां अक्सर पोस्ट करता रहता हूं। तो यदि यह विषय आपको अच्छा लगता है या यह जानकारी आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो कृपया एक तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि कोई भी तर्क या कोई भी बात छूटने ना पाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम इस जानकारी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और एक जो भ्रम फैला हुआ है समाज में प्राचीन भारतीय ज्ञान को अंधविश्वास मानने का या अवैज्ञानिक मानने का, उससे हम कैसे बच सकते हैं और उसके लिए हमें आज क्या करना चाहिए। तो इस बात में तो कोई भी संदेह किसी को भी नहीं है कि निश्चित रूप से आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीनतम विधाओं में से एक है। हजारों वर्षों से हम आयुर्वेद का उपयोग करते आए हैं स्वस्थ रहने के लिए। और यदि हम इसका अध्ययन करते हैं, हम इसे देखने का प्रयास करते हैं, तो प्राचीन भारतीय ऋषियों ने निश्चित ही रूप से बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस ज्ञान को हमारे सामने रखा है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो हम आज जानते हैं आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कि स्वास्थ्य के लिए जो हमारी परिभाषाएं हैं, उन सब का ध्यान इस आयुर्वेद में रखा गया है। और आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो व्यक्ति को स्वस्थ रखने से है। रोगों का उपचार उसके बाद की अवस्था है। तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए जो दिनचर्या होनी चाहिए, जहाँ से उन्होंने आरंभ किया है, अर्थात जो जैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, उसके विषय में आयुर्वेद में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो हमें जीवन शैली यदि हम उसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। और यदि रोग हो जाए तो उनके लिए उपचार की भी औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, जो कि हजारों वर्षों से हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम उसका सेवन करते आ रहे हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आज यह विवाद क्यों? क्योंकि यह हमें समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। बिना वैज्ञानिक तर्कों के, बिना वैज्ञानिक प्रमाणों या साक्ष्यों के कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है वह सही ही होगा। उनका तर्क यह है कि हो सकता है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हों या जो नुकसान होते हों, उनके बारे में हमें अभी जानकारी ना हो। तो इस समय अगर इस तरह के कोई तर्क या भ्रामक दावे प्रस्तुत किए जाते हैं कि हम इस रोग का जड़ से उपचार कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से विज्ञान के जगत में एक हलचल तो होगी ही, क्योंकि विज्ञान उसके लिए प्रमाण मांगेगा और निश्चित रूप से हमें वो प्रमाण देने भी चाहिए। और उन प्रमाणों को देने के लिए सबसे पहले हमें वैज्ञानिक ढंग से उसके लिए शोध करने की आवश्यकता होगी, जिसकी कि अभी बहुत ज़्यादा कमी है। और हमें इस क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वैज्ञानिक स्थान दिलवा सके जिसका कि वो हकदार है, जिसका कि वो अधिकारी है। तो इसके लिए हमें वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की और शोध करने की आवश्यकता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में, या हम कह सकते हैं कि हजारों वर्षों से हम आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान में जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें जब कोई भी औषधि बाजार में आती है तो उसको आने के पहले
बहुत सारे कड़े परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हमें आज आयुर्वेदिक औषधियों को भी उन परीक्षणों से गुजार कर जो उसका निष्कर्ष सामने आता है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने रखना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की औषधि होती है, उसका प्रयोग पहले एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में किया जाता है, जानवरों में उसका प्रयोग करके देखा जाता है कि उसके गुण दोष क्या है, वह किस तरह से प्रभाव डाल रही है, वो शरीर के किन अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और किस स्तर पर जाकर वह लाभ पहुंचाती है। उसके बाद मनुष्यों में उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, और जब क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम कई स्थानों पर, कई केंद्रों पर समान आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सांख्यिकीय रूप से जो स्पष्ट लाभदायक अगर हमको परिणाम मिलते हैं हानि की तुलना में, तभी वह औषधि मार्केट में या बाज़ार में उपलब्ध होती है मनुष्यों के सेवन के लिए। उसके अलावा यह संभव नहीं है कि हम किसी भी औषधि को बिना इन परीक्षणों के बाज़ार में उतार दें। तो इसी तरह की आवश्यकता हमें औषधियों के, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके विषय में भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तर्क यह देते हैं कि हज़ारों वर्षों से हम इन औषधियों का सेवन कर रहे हैं, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि आज उन औषधियों का भी परीक्षण बिल्कुल उसी तरीके से किया जाए जैसे कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों का किया जाता है। अर्थात पहले उन्हें एक्सपेरिमेंटल एनिमल में प्रयोग किया जाए और देखा जाए कि उनके क्या परिणाम या दुष्परिणाम हैं। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स हों, जो कि डबल ब्लाइंड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिस विषय पर मैं एक वीडियो पूर्व में भी पोस्ट कर चुका हूँ, जो कि लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, जहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स के विषय में एवं कंट्रोल और क्योर का जो अंतर है उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की शोध की जो विधियाँ हैं, उनका उपयोग हमें आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनके ऊपर भी करना चाहिए, तभी जाकर हम यह प्रमाणित कर सकेंगे कि यह औषधियाँ प्रभावी हैं या यह रोगों के उपचार में हमारी मदद कर सकती हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। जो कि आज एक बहुत बड़ा दावा प्रस्तुत किया जाता है कि आयुर्वेदिक औषधियों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। वस्तुतः अगर हम गहराई से देखें, ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो हमने इस विषय पर उस तरह के अध्ययन करने की कोशिश नहीं की है जैसे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जो नई औषधियाँ जब मार्केट में आती हैं तो उनके ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, यह देखने के लिए कि उनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो लिवर में, किडनी में या किस अंग में शरीर के क्या परिणाम पहुंचा रही हैं। उस तरह के अध्ययन की अभी हमारे यहाँ आयुर्वेद में कमी है। तो पहले तो हमें उस तरह के अध्ययन भी करने होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। परंतु अभी तक इस तरह के अध्ययन उपलब्ध न होने के कारण बहुत सारे आयुर्वेद के ऊपर आरोप भी लगते हैं और यह विवाद के घेरे में भी आता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, कुछ वर्षों पूर्व एक देश ने अपने यहाँ च्यवनप्राश का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि उसमें हैवी मेटल्स पाए गए। और हम ये सब जानते हैं कि आयुर्वेद में हैवी मेटल्स का उपयोग किया जाता है। तो आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का यह कहना है कि यदि हम हैवी मेटल्स का उपयोग औषधियों में करेंगे तो उनसे हमारे शरीर पर दुष्परिणाम आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए अगर आप ध्यान देखें तो एलोपैथी के भी जो शुरुआती दिन थे उनमें भी हैवी मेटल्स का उपयोग किया जाता था, जैसे मरकरी है या लेड है या गोल्ड है, इनका उपयोग किया जाता था। परंतु जैसे जैसे एलोपैथी का विकास हुआ, जैसे जैसे एलोपैथी ने अध्ययन किए और शोध के द्वारा यह देखा कि इन हैवी मेटल्स का दुष्परिणाम होता है, तो धीरे धीरे उन्हें हटा लिया गया। अब एलोपैथी में उन हैवी मेटल्स का उपयोग नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह के अध्ययन आयुर्वेद को भी करने होंगे और यह बताना पड़ेगा। हालांकि आयुर्वेद का दावा यह है कि जिस शोधन पद्धति के द्वारा वे हैवी मेटल्स से औषधियाँ बनाते हैं तो उसके बाद उनमें दुष्परिणाम नहीं होते हैं, परंतु बात वही है कि उन्हें यह बात भी प्रमाणित करके दिखानी होगी। जब तक वे इस बात को प्रमाणित करके नहीं दिखाएंगे तब तक यही माना जाता रहेगा कि अगर हैवी मेटल्स एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में नुकसानदायक हो सकते हैं तो आयुर्वेद में नुकसानदायक क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। यदि हम, और ये एक कॉमन सेंस की बात है कि यदि हम एक औषधि को एलोपैथी के द्वारा देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और यदि हम आयुर्वेद के द्वारा देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। और यदि ऐसा संभव है तो उसके लिए हमें शोध करके परिणाम प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जिसकी कि अभी आयुर्वेद में कमी है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान जो भारतीय ऋषियों ने दिया वो अपने समय से बहुत आगे था।
उन्होंने अद्भुत जो उपचार की विधियां और जीवन शैली, खान पान, सब के विषय में इतना ज़्यादा ज्ञान रखा कि जो आज भी आधुनिक विज्ञान को उससे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन कमी सिर्फ एक बात की है कि यदि हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेद को वह स्थान दिलाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हम आयुर्वेद को वह प्रतिष्ठा दिलाएं जिसका कि वह हकदार है, जिसका वह अधिकारी है, तो उसके लिए हमें जो अभी वर्तमान परंपरा है, जो आधुनिक विज्ञान की परंपरा है, उसके द्वारा उन तथ्यों को प्रमाणित करना पड़ेगा। आयुर्वेद की औषधियों को भी बिल्कुल उसी कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ेगा जिससे कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की औषधियाँ गुजरती हैं। और उसके बाद हमें कम से कम भ्रामक दावों से बचना पड़ेगा। वर्तमान में ये जो प्रकरण इतना चर्चा में है, उसके पीछे, जिसके साथ साथ आयुर्वेद भी चर्चा में आ गया, उसके पीछे भ्रामक दावों का ही कारण है, जिसमें ऐसे दावे प्रस्तुत किए गए, कुछ जो चिन्हित रोगों की बात होती है कि जिनका उपचार अभी संभव नहीं है, उनके क्योर की या उनके परमानेंट उपचार की जो बातें की गई, जो दावे प्रस्तुत किए गए, उसके कारण यह सारा विवाद उत्पन्न हुआ, जो भारत में ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज़ एक्ट के अंतर्गत अवैधानिक एवं दंडनीय भी है। तो अगर हमको इस तरह के दावे करने हैं तो हमें पहले उसके पक्ष में प्रमाण लाने पड़ेंगे और जो भी नियामक संस्थाएं हैं उनके सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम इस तरह के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप ध्यान दें कि प्राचीन भारतीय जो ऋषि हुए, जिन्होंने आयुर्वेद के विषय में काफ़ी ज्ञान हमारे सामने रखा, उन्होंने भी कभी, जैसे महर्षि चरक की हम बात कर लें, उन्होंने भी कभी इस तरह के दावे प्रस्तुत नहीं किए कि किसी रोग के जड़ से उपचार के या परमानेंट क्योर के, इस तरह के दावे उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए जिस तरह के दावे आज प्रस्तुत किए जा रहे हैं एक संस्था विशेष के द्वारा या एक व्यक्ति विशेष के द्वारा। तो यहाँ पर एक दो बातें समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि कोई भी संस्था विशेष या कोई भी व्यक्ति विशेष आयुर्वेद नहीं है, ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। इसको एक अगर हम साधारण उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो जैसे कल्पना करें कि एक किसी देश में एक कार कंपनी है, वो कार निर्माता बहुत अच्छी और सस्ती कारें बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय है और पूरे बाज़ार में उसका बहुत बड़ा आधिपत्य है, सबसे ज़्यादा कारें उसी की ही बिकती हैं। बहुत सारी विदेशी कंपनियों की कारें भी उस देश में, उसके मार्केट में बिकती हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत महंगी हैं इसलिए वह उस कार निर्माता से बराबरी नहीं कर पाती हैं। उस कार बाज़ार पे केवल उसी जो कार निर्माता है उसी का आधिपत्य है और सबसे ज़्यादा कारें वो बेच रहा है क्योंकि उसकी कारें सस्ती और बहुत अच्छी कारें हैं। अब इसको ऐसा समझ लें कि वह कार निर्माता कहता है कि हमारी कारें बहुत कम मूल्य पे हम वो सब सुविधाएं दे रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे स्तर का सस्पेंशन है, बहुत अच्छा पिकअप है, बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, बहुत अच्छे टायर्स हैं, बहुत अच्छी सीट्स हैं, बहुत सेफ्टी उसमें जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। तो ये बात समझ में आती है और लोग इसलिए कम मूल्य पर मिलने वाली बेहतर सुविधाओं की कार को खरीदना पसंद करते हैं महंगी कारों की तुलना में। लेकिन अब कल्पना करें कि किसी एक शहर में कोई एक उस कार कंपनी का डीलर है, एक जो छोटा सा डीलर है, वो यह दावा प्रस्तुत करने लगता है, उसे लगता है कि वो जल्दी रातों रात दिनों दिन बहुत ज़्यादा पैसा बना ले, बहुत आगे बढ़ जाए, तो वो यह दावा प्रस्तुत करने लगता है कि ये सारी सुविधाएं, ये सारी विशेषताएं तो हमारी कार में है ही, इसके साथ साथ हमारी कार तो हवा में भी उड़ जाती है या हमारी कार तो पानी में भी तैर लेती है। अब इस तरह की बात जब कोई दावा प्रस्तुत करने लगता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि अगर कम मूल्य पर ऐसी कार मिल रही है जो अभी तक तो अच्छी मानी ही जाती थी, साथ ही साथ वो हवा में भी उड़ रही है और पानी में भी तैर रही है, तो भीड़ टूट पड़ेगी उस कार को खरीदने के लिए। और होगा क्या, जब कुछ लोग उस कार को लेकर पानी में उतर जाएंगे तो वो डूब जाएंगे और जान से हाथ धो बैठेंगे और उस कार की जो साख है वो भी खराब होगी। तो शुरुआती दिनों में तो ऐसा लगेगा कि अचानक भीड़ टूट पड़ी तो बहुत ज़्यादा उसने उस कार को लोकप्रिय बना दिया, परंतु यदि आप गहराई से देखेंगे तो कुछ ही समय में लोगों को समझ में आ जाएगा और कई लोगों की उसमें जान चली जाएगी। तो वो फिर उस कार को दोबारा खरीदेंगे नहीं और उस कार की जो वर्षों पुरानी साख है, जो सस्ती और अच्छी कार होने की, वो सब नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। यदि हम आयुर्वेद का प्रचार इस तरह से कहते हैं, इस तरह से करते हैं कि यह बहुत अच्छी कम मूल्य पर औषधियाँ हैं जिनके नुकसान भी कम से कम हैं और जिनके लाभ भी बहुत अच्छे हैं,
तो यह बात हमें समझ में आती है। परंतु हम अगर इस तरह के भ्रामक दावे प्रस्तुत करने लगेंगे जिनका हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो होगा क्या? उसी तरीके से यदि जो लोग आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या जो भी चिकित्सा उपचार की पद्धति का सेवन कर रहे हैं उसको यदि वो बंद करके उनके ऊपर भरोसा करके अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर लेते हैं तो होगा क्या? अल्टीमेटली वो भी अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम आयुर्वेद के नाम पर इस तरह के भ्रामक दावों से बचें जिसका कि वर्णन स्वयं आयुर्वेद नहीं करता है, और इसे हम एक विज्ञान की तरह से ही लें। आयुर्वेद एक विज्ञान है, हमें इसे विज्ञान की तरह से लेने की आवश्यकता है, और इसे हमें चमत्कार या जादू नहीं बनाना है। ना तो ये चमत्कार है ना ये जादू है, ये हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों का अद्भुत ज्ञान है और पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान है, और हमें इसे वैज्ञानिक तरीके से ही प्रमाणित करने की आवश्यकता है जिससे कि हम इसकी साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विज्ञान के जगत में भी बना सकेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप विश्वास मानिए कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इससे हाथ मिलाने में पीछे नहीं रहेगा। अभी भी आप देख लें, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद का जिनका वर्णन हज़ारों वर्षों से मिलता है, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको लेकर एलोपैथी में कैप्सूल्स या टैबलेट्स या इंजेक्शंस उपलब्ध है। तो आयुर्वेद से किसी तरह का परहेज़ एलोपैथी को नहीं है। और अगर आप देखें तो जो महान महर्षि सुश्रुत हुए उनका वर्णन तो सर्जरी की बहुत सारी पुस्तकों में मिलता है, उनको तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। तो जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, आयुर्वेद है, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक है, उसे हमें आज फिर से वैज्ञानिक दर्जा दिलाने का प्रयास करना होगा, बजाय इसके कि हम उसे एक जादू या चमत्कार घोषित करके रख दें। तो इसके लिए हम वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोग करें, वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयास करें, और पुनः एक बार भारत को हम विश्व गुरु बना सकें। आशा है अब यह बात आपको समझ में आई होगी, यह विषय आपको समझ में आया होगा, और यह भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में हम कहीं आयुर्वेद का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं आयुर्वेद को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो हम इन सब बातों से बचें, हम चमत्कार की अपेक्षा नहीं करें, हम इसे एक विज्ञान की तरह से देखें और विज्ञान की तरह से ही प्रमाणित करने का प्रयास करें। तो हम आयुर्वेद को और प्राचीन भारतीय ज्ञान को विश्व में ऊंचे स्तर पर स्थापित कर सकेंगे और भारत के विश्व गुरु बनने में एक कदम और बढ़ा सकेंगे। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। कृपया इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे कि हम इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।